हेलो दोस्तों, मैं एफ के फिर से आज आपके लिए एक नई कहानी लेके आया हूँ। इस कहानी में ये बताया गया है कि कैसे आपके द्वारा लिया गया एक छोटा सा गलत डिसीज़न आपकी लाइफ को कहाँ से कहाँ मोड़ सकता है। इससे पहले कि मैं कहानी सुनाऊँ, अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जो आप हमारे चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप पे लिख के या बोल के हमें भेज सकते हैं। हो गया। अब कहानी भी सुना दे। अरे सुना रहा हूँ मुन्ना। पुलिस वाले अपने अपने काम में व्यस्त थे। मैं वहीं एक खाली कमरे में बैठा हुआ था। ना कोई कुर्सी था, ना कोई टेबल। एक बल्ब जल रहा था बस। मैं लॉकअप में था। मैं अपने आप में खोया आराम से लॉकअप के दीवार पे अपने आप को टिकाए बैठा हुआ था। लॉकअप का दरवाज़ा खुला। एक 6 फीट लंबा नौजवान खाकी वर्दी पहने हाथ में एक कुर्सी लिए लॉकअप के अंदर आया और उसने मेरे सामने कुर्सी रखी और उस पर बैठ गया। कुछ पल उसने मुझे देखने के बाद उसने फिर मुझसे पूछा, अजीत साहू को तुमने मारा, हाँ या ना? उसका मतलब साफ था। वो एक शब्द में एकदम छोटा जवाब चाहता था। मैंने अपना सर हाँ में हिलाया। वो अपनी आवाज़ थोड़ी ऊंची करके बोला, हाँ या ना? शायद वो मेरे मुंह से सुनना चाहता था। मैंने बोला हाँ। उस पुलिसकर्मी ने पूछा, क्यों? मैं कुछ नहीं बोला और मैं ये बात बताना भी नहीं चाहता था। वो नौजवान उस कुर्सी से उठा और कुर्सी को पकड़ के खींच के वो मेरे पास लाके और बिल्कुल मेरे करीब बैठ गया और उसने मेरे चेहरे से करीब अपने चेहरे को 6 इंच दूर पे ही रोकता हुआ बोला, तुम मेरे डिपार्टमेंट में थे, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई नरमी दिखाऊंगा। चलो फिर से शुरू करते हैं। अजीत साहू को तुमने मारा? मैंने बोला हाँ मैंने मारा। क्यों? मैंने बोला ऐसे ही, पुरानी दुश्मनी थी इसलिए मैंने उसे मार दिया। तुम उसे सिर्फ 7-8 दिन से जानते थे, तुम्हारी पुरानी दुश्मनी कहाँ से हो गई? उसने गुस्से में बोला। फिर उसका भाव एकदम बदल गया। उसने बहुत ही धीरे धीरे आवाज़ में बोला, अभय जो हुआ सच सच बता दे, मैं कम से कम सज़ा दिलवाने की तुझे कोशिश करूँगा। तू बेमतलब का किसी को नहीं मार सकता है। उस पुलिस वाले ने ऐसे बोला जैसे वो अपने किसी पुराने दोस्त से बात कर रहा हो या किसी पुराने दोस्त से कुछ सीक्रेट पूछ रहा हो, और वो ये एक्टिंग बिल्कुल नहीं कर रहा था। मैं अभय चौहान। कुछ दिन पहले मेरा नाम इंस्पेक्टर अभय चौहान हुआ करता था। आज मैं अपने पुलिस स्टेशन के उसी लॉकअप में बंद हूँ जहाँ मैंने कई क्रिमिनल को पकड़ के रखा था। मेरे दिमाग में 2 बातें चल रही थी कि मैं सच क्या बताऊं। अगर मैं इसे सच बताता हूं तो ये विश्वास नहीं करेगा, और अगर मैं झूठ बोलूं तो ये नाइंसाफ़ी होगी। फिर मैंने उसे सब कुछ बताने का फ़ैसला किया। मई का महीना था, 8 साल पहले। एक रोज़ शाम को मैं अपने एक दोस्त से मिला। उसने मुझे एक पार्टी के बारे में बताया और मेरे सामने उस पार्टी में शामिल होने का प्रस्ताव भी रखा। मैं अगले शाम फ्री था, इसलिए मैंने उसके प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया। उस समय मैं 3rd ईयर में था और साथ में फ़ौज में जाने की तैयारी भी कर रहा था। जिस पार्टी में मेरे दोस्त ने जाने का बंदोबस्त किया था, उसने उस पार्टी के पास खो दिए थे। मैं और मेरा दोस्त वहीं पे खड़े होके उस बाउंसर को मनाने की कोशिश कर रहे थे, पर वो अपने निर्णय पे अटल था। नो पास नो एंट्री। मेरे दोस्त ने मुझसे बोला, रुक जा, मैं घर में देखता हूँ, शायद वहीं पे मैं पास भूल गया हूँगा या गाड़ी में होगा। मैंने हामी भरी और मैं वहीं सामने बने गार्डन की एक बेंच पे जाके बैठ गया। नौजवान लड़के लड़कियाँ अपनी पास दिखा करके पार्टी में शामिल हो रहे थे। जब उस हॉल का गेट खुलता था तो बहुत ही शोर शराबे का म्यूज़िक कानों तक आती थी, और गेट बंद होते ही ऐसा लगता था किसी ने स्पीकर का स्विच बंद कर दिया हो। मैं उस हॉल से थोड़ी दूर जा कर के गार्डन के एक बेंच पे बैठा हुआ था। मैंने अपने जेब से सिगरेट का डब्बा निकाला, एक सिगरेट निकाला, अपने होठों के बीच दबा करके मैं अपनी जेबों की तलाशी लेने लगा। मैं फिर से भूल गया था कि मैंने लाइटर किस जेब में रखा है। मुझे अकेले छोड़ दो, मैं ठीक हूँ, मैं आपके साथ नहीं जाना चाहती। मैंने मुड़ के देखा, एक छोटी सी महिला बहुत ही सिंपल और आकर्षक कपड़े पहने हुए उस नौजवान के आगे आगे चल रही थी। चिंतित और गुस्से में लग रही थी। एक नौजवान
जिसने बहुत अधिक शराब पी रखी थी, वो उस महिला के साथ उस पार्टी में जाना चाहता था, पर उस महिला को मंजूर नहीं था और उससे बदतमीज़ी किए जा रहा था। उस आकर्षक छोटे कद की महिला ने अपनी एक नज़र मुझ पे डाली। उसकी आंखों में शायद मदद की गुहार थी, मुझे ऐसा ही लगा। मैं उस शराबी नौजवान के सामने जाके खड़ा हो गया और उससे उसको अकेला छोड़ने की विनती की। मैं अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं करना चाहता था, पर उस आदमी ने मुझे धक्का दे दिया और बदले में मैंने भी उसे धक्का दे दिया। वो नशे में होने के कारण वो वहीं पे गिर पड़ा। वो अपने शरीर पे पर्याप्त संतुलन नहीं बना सका। वो उठकर लड़खड़ाता हुआ बाहर जाने लगा, जब तक उस शराबी नौजवान के दोस्त भी गार्डन के अंदर आ गए थे। वो उसको आवाज़ देने लगे। मैंने उस सुंदर छोटी महिला की कलाई पकड़ी और उसे वहाँ से दूर ले गया और उसी गार्डन के दूसरे छोर पे लगे बेंच पे जाके बैठा दिया। उसका हाथ एकदम ठंडा था और शायद वो डर से कांप रही थी। उस समय तक उस पार्टी के बाउंसर भी गार्डन में आ गए थे और उन लड़कों को पकड़ के वो कंपाउंड के बाहर ले गए। उस महिला ने मुझे अपने साउथ इंडियन एक्सेंट में धन्यवाद दिया और वहीं एक बेंच पे बैठ गई, जो उस गार्डन में लगे छोटे फव्वारे के पास था। फव्वारे के चारों तरफ लगे लैंप की लाइट में मैं उसकी उदासी साफ देख सकता था। एक सुंदर छोटी महिला। ये 3 शब्द उस महिला का सही ढंग से वर्णन नहीं कर सकते हैं। उसका आकार छोटा था, करीब 5 फीट। वो सर से पैर तक एक महिला की अच्छी तरह बनाई गई आकृति थी। उसकी बाल और आंखें दोनों ही काली थी। बाल स्वाभाविक रूप से काले थे और आंखें शांत थी, बल्कि उदास थी, जैसा कि मैंने तभी भी देखा था। उसने बिल्कुल साधारण कपड़े पहने थे और वो पूरी तरह से आकर्षक था। वो बाकी पार्टियों में आने वाली महिलाओं से बहुत अलग थी। उसे अकेला उदास बैठा देख मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं उसके पास गया और उससे पूछ ही लिया, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ। 2 पल उस महिला ने मुझे देखा और उसे मुझसे शायद कोई खतरा नहीं लगा। उसने अपना सिर हिलाया, हामी भरी। मैं उस बेंच के दूसरे कोने पे बैठ गया। ऐसा क्या हुआ कि आपकी देखभाल करने वाला आपको पार्टी में अकेला छोड़ के चला गया। उसने मुझे एक नज़र देखा। उसकी नज़रों में अभी भी उदासी दिख रही थी, पर उसने मुझसे कहा, आपको कैसे पता कि मेरे साथ कोई आया था? क्योंकि आप इतनी सुंदर और आकर्षक हो, मुझे नहीं लगता कि आप इस पार्टी में अकेली आई होंगी। कुछ देर बाद ही हम एक अच्छे दोस्त के जैसे बात करने लग गए। मानो ऐसा लगता ही नहीं था कि अभी आधे घंटे पहले हम अजनबी थे। सुना है दुख बांटने से कम होता है, पर उस दिन मुझे पता चला किसी को दिया गया चंद समय भी किसी का दुख कम करने के लिए पर्याप्त होता है। बड़े शहर में इतने लोगों के बीच किसी को ढूंढना बहुत मुश्किल है, पर जिसे हम जानते हैं वो अक्सर हमसे टकराते रहते हैं। उस छोटी सुंदर महिला का नाम रूबी था। वो गांव से आई एक छोटे से कमरे में छोटी आमदनी के साथ गुजारा करने वाली महिला थी। वो अखबारों के लिए कार्टून बनाया करती थी। हम एक दूसरे को जानने समझने लगे थे। हम दोनों एक दूसरे के घर आने जाने भी लगे थे। मैंने कई बार उसकी आर्थिक मदद करने की सोची, पर उसने मना कर दिया। उसने मुझसे जो सबसे महंगा गिफ्ट कबूला था, वो एक सुनार के दुकान में मिलने वाला मामूली सा चांदी का पायल था। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुम्हारी इज्जत भी करती हूँ, परंतु मेरी सगाई हो चुकी है और मैं उससे प्यार करती हूँ। वो दूसरा आदमी कौन था, उसने मुझे बताने से इनकार कर दिया। उसने मुझसे मेरे अनजान प्रतिद्वंदी का पहचान मुझसे गुप्त रखा। उसके लिए रूबी का जुनून मजबूत था। वो वापस आएगा, वो मुझसे प्यार करता है, वो हमेशा ये कहती थी। अगर वो वापस आएगा तो क्या तुम उसके साथ रिश्ता रखोगी? रूबी का जवाब हाँ था। मैं भी उसके फ़ैसले की इज्जत करता था। वो स्वतंत्र थी अपना फ़ैसला खुद लेने के लिए। ऐसे ही एक शाम रूबी ने बताया
ऐसे ही एक शाम रूबी ने बताया उसके मंगेतर का कल शाम फ़ोन आया था। वो उससे माफ़ी मांग रहा था और वो पश्चाताप में उससे शादी करना चाहता था। रूबी ने मेरा हाथ थाम लिया। वो मुझे सोफ़े पे ले गई और हम कंधे से कंधा मिला के बैठ गए। उसका चेहरा एकदम उदास शांत था। वो चुप थी। शायद उसने मेरे चेहरे की उदासी पढ़ ली थी और उसे पता था कि मेरे दिल में उसके लिए क्या फीलिंग है। मुझे पता नहीं क्यों उस आदमी से नफ़रत थी जिसको मैंने देखा भी नहीं था। मैं सोफ़े से उठा और बोला, मुझसे ये वादा करो, जब तक मैं जीवित हूँ तुम्हारा दोस्त हूँ। अगर तुम कभी मुसीबत में हो तो मुझसे ये वादा करो कि तुम मुझे सारी बातें बताओगी। 8 साल बाद मेरे घर का सारा सामान बिखरा हुआ था, मानो घर में भूकंप आया हो। बिस्तर, जूते, कपड़े सब तहस नहस थे। मेरे घर का अलमारी भी खुला हुआ था जिसमें मैं ताला लगा के रखता था। उसमें कुछ पैसे थे, वो गायब थे, और कुछ कीमती सामान। शायद चोर और भी चीज़ें ले जाना चाहता होगा, पर मेरी वर्दी देख करके जो वही कबर्ड में टंगी हुई थी और कुछ लेके नहीं गया। घर की हालत देख के मुझे गुस्सा आ रहा था और मुझे हंसी भी आ रही थी कि उसको 3-4 दिन तक नींद नहीं आएगी कि उसने पुलिस वाले के घर में चोरी की और उसे पकड़े जाने का डर हमेशा रहेगा। उस चोर को पकड़ने के लिए मैं बहुत ही उत्साहित था, क्योंकि मैंने उन बहुत से चोरों को पकड़ा था जिसने दूसरों के घर में चोरी की थी। ये बात तो मेरे घर की ही थी, इसलिए मैंने ये मामला अपने हाथ में लिया और सीसीटीवी से उसकी फुटेज निकाली और उसकी फ़ोटो मैंने अपनी मुखबिरों को दे दिया। करीब 2-3 दिन बाद ही मुझे खबर मिल गई कि चोर मॉल में है। कि मैं समय ना गंवाते हुए सीधा मॉल गया और उसे पकड़ के ले आया। थाने में बंद करने के बाद जब लॉकअप में मैंने उससे पूछताछ की तो उसने कहा वो मेरी करीब 10 दिन से रेकी कर रहा था और मैं अपना वर्दी पुलिस स्टेशन में ही चेंज करके जाता हूँ, इसलिए उसे ये पता नहीं चला कि मैं पुलिस वाला हूँ। उसने ये तो कबूल कर लिया कि चोरी उसी ने की। जब उससे चुराए गए पैसे के बारे में पूछा गया तो उसने कहा वो तो खर्च कर दिए। बस अब क्या, जो सज़ा देनी है उसे कानून देगा। मैंने उसके चार्जशीट पे साइन कर दिया और अपने कैबिन की तरफ जाने लगा। तभी मेरी नज़र उस टेबल पे रखे सामान पे गई। उस पे एक पर्स, कुछ चाबियाँ, कुछ सिक्के, कुछ कैश। जिसने मेरा ध्यान खींचा था वो एक फ़ोटो थी, रुमाल के नीचे ढकी एक फ़ोटो जिसमें एक सुंदर सूनी आँखें दिख रही थी। ये चोर वही मेरा प्रतिद्वंदी था जिसने 8 साल पहले मुझे हराया था। ये किस तरह का कंपटीशन था मुझे पता नहीं, पर मुझे इतना पता है इसने मुझे हरा दिया था। उस तस्वीर में इसी चोर की फ़ोटो थी और साथ में वही सुंदर छोटी महिला। मैंने वो फ़ोटो अपनी जेब में रखी, लॉकअप में वापस गया और उससे पूछा, क्या तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? उसने बताया, माँ बाप का देहांत हो गया है और अभी मैं अकेला ही यहाँ रहता हूँ। मैंने उसको फ़ोटो दिखा करके उस औरत के बारे में पूछा तो उसने बताया वो पहले मेरे साथ रहती थी, अब हम साथ नहीं रहते। करीब 7 साल हो गया। ये सुनकर मुझे अजीब सी शांति मिली। रात को बहुत सोचने के बाद सुबह मैं उसी घर के पास खड़ा था जो घर 8 साल पहले मुझे बहुत पसंद था। वो एक कमरे का घर मुझे अपने घर से ज़्यादा अच्छा लगता था। 8 साल में कुछ नहीं बदला था। वही दीवारें, वही खपड़े की छत, थोड़ी बहुत जंगली झाड़ियाँ आसपास उग गई थी, बस इतना ही फ़र्क था। मैं गया दरवाजे पे दस्तक दी। अंदर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और सामने वही सुंदर छोटी महिला खड़ी थी। उसने मुझे देखा और उसके आंखों से आंसू बहने लगे और वो घर के अंदर चले गई। उसने दरवाज़ा बंद नहीं किया। इसका मतलब समझते हुए मैं भी उसके पीछे पीछे अंदर चला गया। वो मुझे एकटक देखती रही बिना कुछ बोले, पर मेरा ध्यान उसके हाथों पे और उसके शरीर के जख्मों पे था, मानो उसे किसी ने बुरी तरह पीटा हो। ये देखते ही मैं सोफ़े से इस तरह उठा जिस तरह कोई गलती से गर्म तवे पे बैठ गया हो और मैं उसके पास गया।
उसकी जख्म अच्छी तरह देखने के लिए उसकी हाथ पकड़ने की कोशिश की। वो एकदम से पीछे हट गई। उसके गले पे रुमाल बंधा था। शायद उसके गर्दन पे भी चोट लगी थी। शायद वो घरेलू हिंसा की शिकार थी। मैंने उसे एक तस्वीर दिखाते हुए कहा, ये सब इसी आदमी ने किया? तो उसने अपना सर हाँ में हिलाया। मैं गुस्से में वहाँ से निकल गया, सीधा पुलिस स्टेशन गया और सारा गुस्सा उस आदमी पे निकाला, उसको पीट पीट कर। वो बस ये बोलता रहा, हम करीब 7 साल से साथ नहीं हैं। पर मुझे उसकी एक बात पे भी विश्वास नहीं हुआ और मैं उसे जी भर के मारता रहा। अगले दिन फिर मैं उसी घर के सामने खड़ा था और मैंने फिर दरवाज़े पे दस्तक दी और उसी सुंदर छोटी महिला ने दरवाज़ा खोला। उसको मैंने सारी बातें बताई और बोला कि वो चिंता ना करे, अभी मैं हूँ और उसको मैं सख्त से सख्त सज़ा दिलवाऊँगा। महिला ने कुछ नहीं कहा। ये सब वो बस सुनती रही और मुझे उसी सूनी आँखों से देखती रही, यूँ कहें कि सूनी और उदास आँखों से। मैंने उसके गले की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अगर ज़्यादा चोट लगी है तो डॉक्टर के पास चलो। उसने ना में मुंडी हिलाई। फिर मैं सोफ़े से उठा और उसके पास गया। मुझे याद था जब मैंने उसका जख्म देखने के लिए उसका हाथ छूने की कोशिश की थी तो उसने अपने आप को पीछे खींच लिया था। ये सोचते हुए थोड़ी दूरी बना के ही रखा और उसके गले में बंधे स्कार्फ की तरफ इशारा करते हुए कहा, खोलो इसे, मुझे देखने दो कि कितना चोट लगा है। उसने अपना हाथ अपनी गले की तरफ बढ़ाया और वो स्कार्फ खोल दिया। स्कार्फ खुलते ही माहौल अचानक बदल गया। उसके गले से खून की धार बहने लगी। उसके पूरे कपड़े खून से लथपथ थे। उसकी गर्दन किसी ने चाकू से काट दी थी। वो मकान नहीं था, खंडर था। नीचे ज़मीन पे पत्थर, ईंट के टुकड़े और छत की खपरेल पड़ी हुई थी। छत भी कई जगह से टूटा हुआ था और एक दीवार भी गिरी हुई थी। ये सब देख के मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मेरा शरीर इस अनुभव के लिए तैयार नहीं था और ना ही मेरा दिमाग। मेरे कान में आवाज़ आई जो सामने रूबी बोल रही थी, उसने मुझे मार डाला और मार के यहीं दफना दिया, बिल्कुल मेरे नीचे जहाँ मैं खड़ी हूँ। मेरा डिसीज़न गलत था। मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहती थी पर इससे पहले ही इसने मुझे मार डाला और फिर वो धुएं की तरह हवा में मिल गई। फिर मैंने जब सब कुछ पता किया, उससे पूछताछ की तो मुझे पता चला और शादी के बाद भी इसके कई औरतों के साथ संबंध थे। रूबी और इसके बीच झगड़े हुए करते थे और ये रूबी को मारा पीटा करता था। एक दिन तंग आकर के रूबी ने इसको छोड़ने का डिसीज़न लिया और वो मेरे पास आना चाहती थी, पर उसी दिन इसने उसको मारा पीटा और चाकू उठा के उसका गला काट दिया और वहीं पे दफना दिया। जब मैंने उस जगह को खुदवाया तो वहाँ से एक कंकाल मिला और उसके पैर में वही पायल था जो मैंने उसे दिया था। पोस्टमार्टम होने के बाद मैंने रूबी के घर वालों को ढूंढ के सारी बातें बताई और रूबी का अंतिम संस्कार भी करा दिया। मैंने अजीत साहू को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने की कोशिश की पर कोर्ट ने जो उसे सज़ा सुनाई वो मेरे हिसाब से उसके लिए पर्याप्त नहीं था। इसलिए मैंने उस दिन अजीत साहू को गोली मार दी। बस यही थी। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुझे इन भूत प्रेत की बातों पे विश्वास नहीं हुआ होगा। ये आत्मा वाली बातें हटा करके तुम अपनी रिपोर्ट सबमिट कर सकते हो। उस इंस्पेक्टर ने अभय से पूछा, पर तुम्हें उस डेड बॉडी के बारे में कैसे पता चला? तो मैं ये आप पे छोड़ता हूँ। अगर रूबी ने उसको अपनी डेड बॉडी के बारे में नहीं बताया तो उसको पता कैसे चला? हमें कमेंट में लिख के बताएं और सब्सक्राइब कर दें यार। बहुत मेहनत लगती है कहानी लिखने में, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है।
कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली कहानी में।